ऐसी अजीबोगरीब ऑर्गेनाइजेशन की जो असल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये आज तक किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम एक ऐसी ही खुफिया एजेंसी की बात करने जा रहे हैं जो असल मायनों में खुफिया है। माना जाता है इसके एग्जिस्टेंस को लगभग 250 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसके इर्द गिर्द सिर्फ कहानियां बुनी गई हैं। किसी भी चीज का कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। दोस्तों, जिस खुफिया संस्था की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसको आमतौर पर इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये नाम पहले कभी सुना भी ना हो, लेकिन जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनके दिमाग में ये नाम सुनकर कॉन्स्पिरेसीज, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटन वर्शिप, रेप्टाइलियंस और एलियंस जैसे कीवर्ड्स स्ट्राइक करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाटी से जुड़े कई रहस्यमयी राजों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी खुफिया एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है जो किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को कंट्रोल करती है। जी हाँ, कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और अमीर लोग और उनकी संस्थाएं इस एजेंसी के थ्रू पूरे विश्व को कंट्रोल करती हैं। माना जाता है कि ये एजेंसी इतनी ताकतवर है कि ये पूरी दुनिया को अपने इशारों पर कठपुतली की तरह नचाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ, आइजैक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट्स, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, हेनरी किसिंगर, मार्क जकरबर्ग, बियॉन्से, ओपरा, कैटी पेरी, टेलर स्विफ्ट, रिहाना जैसे न जाने कितने पावरफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज का नाम इस संस्था से जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम भी इससे जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया की गवर्नमेंट्स, बैंक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे टीवी पर आने वाले एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स भी यही संगठन बेहद सीक्रेट तरीके से कंट्रोल करता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो भी संगठन से जुड़ा होता है वो अगर गलती से भी ये बात बाहरी दुनिया को बता दे तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, इस दुनिया में जब भी कोई भी ऐसी अजीबोगरीब चीज होती है जिसका कोई सबूत किसी को नहीं मिल पाता, हर उस रहस्यमयी चीज को भी इसी संस्था के माथे मर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चाइना को जिम्मेदार ठहराया गया। उसके ओरिजिन को लेकर तरह तरह की थ्योरीज सामने आई। कुछ का कहना था कि ये वायरस बैट से ह्यूमन में आया है, जबकि दूसरों का कहना था कि उसको लैब में प्रिपेयर किया गया है। खैर, जब कोरोना वायरस के ओरिजिन पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, उस समय इसका इल्जाम भी इस खुफिया संगठन पर ही लगाया गया। दोस्तों, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कारण है। असल में जब चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला केस मिला, उसके मात्र 4-5 दिन बाद बैड पॉपी नाम की एक अमेरिकन सिंगर ने एक सॉन्ग रिलीज किया। उसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। इस गाने के लफ्ज साफ शब्दों में लोगों को घर पर रहने की चेतावनी दे रहे थे। इसमें पॉपी कह रही हैं कि सब गिर रहा है, सब खत्म हो रहा है और ये समय घर के बाहर जाने का नहीं बल्कि घर के अंदर रहने का है। अब ऐसे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये सवाल उठाते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस मिलने के कुल 4-5 दिनों में ही पॉपी ने अनुमान कैसे लगा लिया कि ये बीमारी इतना भयानक रूप लेकर दुनिया के सामने आएगी। पॉपी ने इतने सटीक तरीके से अपने इस गाने में कोरोना वायरस पैंडेमिक से होने वाले वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन का प्रेडिक्शन कैसे कर लिया। इसी शक के चलते इन थ्योरिस्ट ने पॉपी को इल्यूमिनाटी से लिंक कर दिया और तो और इस पैंडेमिक का इल्जाम भी इल्यूमिनाटी के सिर पर मढ़ दिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि कैसे 22 नवंबर 1963 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया। ये असैसिनेशन यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इस असैसिनेशन को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए, लेकिन कोई भी इसका असली सच पता नहीं कर पाया। असल में जब प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या हुई उस समय एक अनजान लेडी सड़क के किनारे देखी गई थी। उसके हाथों में कैमरे की तरह दिखाई देने वाली एक अजीब सी चीज मौजूद थी और जैसे ही प्रेसिडेंट को गोली लगी तब ये लेडी अचानक वहां से गायब हो गई। इनको द बाबुश्का लेडी का नाम दिया गया। वो लेडी कौन थी, कहां से आई थी, उनका क्या मकसद था, ये आज तक किसी को नहीं मालूम हो पाया है। लेकिन बाद में कई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में इस सामने आया कि उनके हाथ में कैमरा जैसे दिखाई देने वाला इंस्ट्रूमेंट असल में एक पिस्टल थी और उसी पिस्टल से प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या की गई थी। उस लेडी की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे सबूत पाए गए जिससे कई लोग ये मानने लगे कि इस लेडी का संबंध भी इल्यूमिनाटी से ही है। इसी तरह दुनिया के मशहूर सिंगर और पॉप डांसर माइकल जैक्सन की मर्डर मिस्ट्री में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ बताया जाता है। इवन कुछ लोग तो माइकल जैक्सन को भी इल्यूमिनाटी का सदस्य बताते हैं। इतना ही नहीं, 18वीं शताब्दी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 20वीं शताब्दी में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर और 21वीं शताब्दी के सबसे दर्दनाक हादसे यानी 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स के साथ साथ दुनिया भर की न जाने कितनी बगावतों, जंगों, बड़े बड़े लोगों के असैसिनेशंस के पीछे भी इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। ये संगठन जितना रहस्यमयी है उतना ही बदनाम भी। जी हाँ, इसके खुफिया कारणों के चलते कई लोग तो इसको एलियंस या फिर डेविल वर्शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी खिताब दे चुके हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोग अपने शैतानी मकसद से पूरी ह्यूमैनिटी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आर्काइव्स में 1991 में पब्लिश्ड आपको एक बुक मिलेगी। इस बुक का नाम था द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी और इस बुक के पहले ही कुछ पेजेस पर ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं वो सब सैटन्स एलीट हैं। तो दोस्तों, ये संगठन इसी तरह के अटपटे जालों में बुना हुआ है। जहां एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये अब एग्जिस्ट नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों का दावा है कि ये संगठन आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो दोस्तों, अभी तक ये सब सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल गूंज रहे होंगे, जैसे कि आखिर क्या है इस इल्यूमिनाटी का सच, इसको कौन कौन लोग चलाते हैं,
इसके जन्म के पीछे का मकसद क्या था और क्या ये सच में आज भी एग्जिस्ट करता है, और अगर करता भी है तो क्या ये सच में हमारी दुनिया को काबू करना चाहता है। इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपना क्या है। आज हम इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री से लेकर मिस्ट्री से जुड़े सभी अटपटे सवालों के जवाब पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस थ्रिलिंग डिस्कशन को। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस शब्द को समझने से। दोस्तों, इल्यूमिनाटी शब्द का ओरिजिन लैटिन शब्द इल्यूमिनाटस से हुआ है। इल्यूमिनाटस का मतलब है इनलाइटेंड या फिर इल्यूमिनेशन। ये नाम उस आइडिया से इंस्पायर हुआ जिसका मकसद था खुद को नॉलेज से इनलाइटन करना, एजुकेशन और रीजन के थ्रू खुद को इग्नोरेंस के चंगुल से निकालना। इस नाम के पीछे का क्या मकसद था वो हम आज जानेंगे। खैर, अगर बात करें इसके सिंबल की तो उसकी भी अपनी एक कंट्रोवर्सी है। वाइडली पॉपुलर बिलीफ के मुताबिक इल्यूमिनाटी का सिंबल है एक ट्रायंगल के अंदर बनी हुई एक आंख। इसको द आई ऑफ प्रोविडेंस या फिर एन ऑल नोइंग आई के नाम से भी बुलाया जाता है। लेकिन असल में ये आई सिंबल फ्री मैसनरी दल के सिंबल से मिलता जुलता था, जिसका मकसद ये दर्शाना था कि भगवान की आंखें हमेशा आपको देख रही हैं, इसलिए आपको इंसानियत को अपनाना चाहिए। फ्री मैसनरी भी एक और ऐसा ही अटपटा और खुफिया संगठन था जिसकी शुरुआत इल्यूमिनाटी से भी पहले हुई। यहाँ तक कि इल्यूमिनाटी के गठन की एक वजह फ्री मैसनरी सोसाइटी ही थी। अगर आप इस सोसाइटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। खैर, अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों, फ्री मैसनरी का ये सिंबल इल्यूमिनाटी की विचारधारा से थोड़ा अलग था और इसीलिए इल्यूमिनाटी ने एक अलग चिन्ह अपनाया जिसका नाम था द माइनरवल आउल या फिर द आउल ऑफ एथना। इसका नाम एंशिएंट गॉडेस ऑफ विजडम एथना के नाम पर पड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि भले ही आज भी ज्यादातर लोग ऑल नोइंग आई के सिंबल से ही इल्यूमिनाटी को एसोसिएट करते हैं और जगह जगह उसके एविडेंस देखकर तरह तरह के रूमर्स फैलाते हैं, लेकिन असल में वो सिंबल ना तो इल्यूमिनाटी का है और ना ही फ्री मैसनरी सोसाइटी का, बल्कि ये सिंबल रिनाइसेंस पीरियड की क्रिश्चियन आइकोनोग्राफी को बिलोंग करता है। इसका अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन यहाँ आपके लिए इतना जानना काफी होगा कि क्रिश्चियन बिलीफ में ट्रायंगल से घिरी ये आंख उनके ईश्वर की नजरों को सिंबलाइज करता है, जबकि इस ट्रायंगल के 3 कोने ईश्वर के 3 इटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दर्शाती हैं, जो हैं पिता, पुत्र और एक पवित्र आत्मा। ये क्रिश्चियन डिविनिटी का एक अहम हिस्सा है और इसी कारण ये सिंबल कई क्रिश्चियन देशों की करेंसी पर भी देखने को मिलता है। खैर, अब चलते हैं इसके ओरिजिन की हिस्ट्री पर। इल्यूमिनाटी के ओरिजिन को समझने के लिए हमें आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर जाना होगा। दोस्तों, बात है जर्मनी के बेवरिया प्रांत की। समय था मई 1776 का। यहीं पर एक छोटा सा शहर हुआ करता था, इनगोल्स्टाड। यहीं पर एक प्रोफेसर रहा करते थे, प्रोफेसर एडम विशॉप्ट। आपको बता दें कि इस पूरी सनसनीखेज कहानी के जन्मदाता यानी इल्यूमिनाटी के मास्टरमाइंड प्रोफेसर एडम विशॉप्ट ही थे। इस खुफिया एजेंसी के पीछे की सोच और इसकी बुनियाद प्रोफेसर विशॉप्ट के द्वारा केवल 27 साल की उम्र में रखी गई। एडम विशॉप्ट का जन्म 1748 में हुआ। 1773 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टाड को कैनन लॉ के प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। कैनन लॉ उन गाइडलाइंस और रेगुलेशंस का कंपाइलेशन था जिनको एक रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट को रन करने के लिए कोडिफाई किया गया था। आसान भाषा में उनको चर्च लॉस कहा जाता है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि बिशॉप चर्च लॉस के एक्सपर्ट तो थे, लेकिन वो खुद कोई क्लेर्गी नहीं थे। लेकिन उस समय उनकी यूनिवर्सिटी और बाकी यूरोपियन देशों ने जीसुइट्स यानी हार्डकोर क्रिश्चियंस और मिशनरीज का बोलबाला था। चर्च की डोमिनेंस हर जगह प्रेवलेंट थी। रूलर्स डिस्पोटिक थे। लोग रीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। रीजंस और साइंस का वहाँ कोई स्थान नहीं था। लोगों को अपनी बात तक रखने का फ्रीडम नहीं था। जिसुइट्स आम लोगों पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देकर क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग को खत्म करना चाहते थे। बिशॉप उस समय की धार्मिक विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। वो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते थे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यानी अपने मकसद को पूरा करने के लिए सोच समझकर सींचा गया धर्म। सोर्सेज बताते हैं कि बिशॉप लोगों को चर्च और रिलीजन के इसी एक्सट्रीमिज्म से निकालना चाहते थे। बिशॉप का मानना था कि साइंस और रिलीजन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि पार्टनर है और इन दोनों ही मैटर्स में लोगों को फुल फ्रीडम मिलना चाहिए। अपनी इस फिलॉसफी के बेसिस पर वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना चाहते थे। अपने इसी मकसद के चलते प्रोफेसर बिशॉप ने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट के साथ मिलकर बहुत ही खुफिया तरीके से इल्यूमिनाटी का गठन किया। इन लोगों ने खुद को परफेक्टिबिलिस्ट्स कहा। परफेक्टिबिलिस्ट यानी वो लोग जो समाज में ऐसा बदलाव करना चाहते हैं जो समाज में एक तरह का परफेक्शन ला सके। इवन पहले सोसाइटी का नाम द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट ही था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह जन्म हुआ इल्यूमिनाटी का। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो इल्यूमिनाटी 18th सेंचुरी के इनलाइटमेंट का बाई प्रोडक्ट था। इसलिए शायद प्रोफेसर बिशॉप का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विजन भी कुछ हद तक इनलाइटमेंट के प्रिंसिपल से मिलता जुलता था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के आर्काइव्स बताते हैं कि बिशॉप का ये विजन काफी ब्रॉड था। बिशॉप पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसके चलते एक यूनिवर्सल रिपब्लिक का जन्म हो। लेकिन बिशॉप की इस रिपब्लिक के जन्म के लिए क्रिश्चियनिटी और बाकी सभी तरह के रिलीजन का डिस्ट्रक्शन होना जरूरी था। वो रिलीजन को एथिज्म से और इकोनॉमिक मॉडल को कम्युनिज्म ऑफ गुड से रिप्लेस करना चाहते थे। बिशॉप ह्यूमैनिटी को हर तरह के मोरल, सोशल और रिलीजियस कंस्ट्रेंट से मुक्त करके एब्सोल्यूट इक्वलिटी और सोशल फेटर्निटी एम्ब्रेस करना चाहते थे।
बिशॉप कहते थे कि ऐसे ऑर्डर से जो अर्थली पैराडाइज क्रिएट होगा उसको किसी सिविलियन गवर्नमेंट की नहीं बल्कि एक इनलाइटेंड एलीट यानी कि इल्यूमिनाटी के द्वारा रूल किया जाएगा। यही उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ब्लूप्रिंट था। लेकिन दोस्तों वो ये सब केवल 5 लोगों के दम पर तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने दुनिया भर के पढ़े लिखे, रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। कुछ ही सालों में बढ़ते बढ़ते इस संगठन में 2500 से 3000 लोग तक जुड़ चुके थे। जाहिर है कि जैसे जैसे इनका नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे उस समय की गवर्नमेंट और चर्च अथॉरिटीज को खतरा महसूस होने लगा। उनको डर था कि अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो उन्हें अपनी पावर से हाथ धोना पड़ेगा। इसी के चलते 1784 में ड्यूक ऑफ बेवेरिया चार्ल्स थियोडोर ने एक लॉ पास किया जिसके चलते सभी सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया गया। इस लॉस के चलते इल्यूमिनाटी के कई लोग पकड़े गए। इसके बाद इसमें केवल 30 से 40 पावरफुल लोग ही बचे जिन्होंने 1800 के दशक में एक बार फिर इस संगठन को पुनर्जीवित करने की ठानी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा सावधानी और सीक्रेसी के साथ। इस दौरान प्रोफेसर बिशॉप की भी डेथ हो चुकी थी। इल्यूमिनाटी की कमान अब कुछ चुनिंदा पावरफुल और लालची लोगों के हाथ में थी जिनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि इनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए चर्च और रिलीजियस अथॉरिटीज ने इन लोगों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें लोगों को सैटन और एलियन से कंपेयर किया जाने लगा। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चर्च की नजरों में जो भगवान को नहीं मानता है उसको शैतान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए इन लोगों को सैटन वर्शिपर्स भी कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया इन रेफरेंसेस का यूज कई बुक्स और मूवीज में भी किया जाने लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस वजह से ये सब पॉपुलर कल्चर में घुल मिल गया। इल्यूमिनाटी का इसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई घटनाओं को देखकर तो आज भी लगता है कि इल्यूमिनाटी अभी तक जीवित है और आज भी हम लोगों के बीच खुफिया तरीकों से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कई थ्योरीज ये भी बताती हैं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब रूमर्स केवल हमारे लीडर्स और कुछ कल्प्रिट्स की गलतियों का एक एस्केप टूल बन चुका है। अब ये सब चीजें कितनी सच हैं और कितनी झूठ इसका पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी हो ये बात तो तय है कि इल्यूमिनाटी का जन्म एक नेक मकसद के साथ हुआ था, लेकिन वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये थी कहानी इल्यूमिनाटी की। इस पूरी केस स्टडी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आप इल्यूमिनाटी पे भरोसा करते हैं या नहीं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,